सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम डायरेक्टली यहाँ से रिवाइज नहीं करते क्योंकि ये वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे नीट फॉर द एक्ट वगैरह। सो थोड़ा आगे आ जाते हैं। हम डायरेक्टली अब अपना जो काम की चीज़ें डेफिनेशंस वहाँ से रिवीजन चालू करते हैं। हमने सबसे पहले देखा प्रियम्बल। कोई भी कानून में शुरुआत होने के पहले प्रियम्बल लिखा होता है। उस प्रियम्बल में उस कानून को बनाने का मकसद होता है। तो यहाँ पे भी प्रियम्बल लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज़ टू consolidate and amend. It is an act to consolidate and amend the law relating to the foreign exchange, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि टू फैसिलिटेट द ट्रेड एंड पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट होता है वो फैसिलिटेट करना, एंड टू डेवलप ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हमने देखा सेक्शन 1 जो एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड बताता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ये एक्ट भारत में तो अप्लाई होता ही है, इसके अलावा भारत के बाहर भी अगर कोई एजेंसी, ब्रांच या कोई और ऑफिस है जिसको भारत के कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको भी ये अप्लाई होता है। तो ये हमने समझा था। देन हमने डेफिनेशंस देखे जिसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको फिर हम धीरे धीरे अभी और समझ ही रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में तो बता दिया था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी in India of a person outside India of a person resident in India, or an uh, asset or which alters the asset or liabilities of a person resident outside India। ठीक है, तो किसका? तो भारत के व्यक्ति की भारत के बाहर की एसेट लायबिलिटी अगर ऑल्टर हो रही है तो वो भी चलेगा, एंड भारत के बाहर के व्यक्ति की भारत की एसेट लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है तो वो भी इसमें ही कवर होगा। एंड इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शंस जो हम 6.3 में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सिंपल डेफिनेशन थी विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बट विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग। सच ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जो शॉर्ट टर्म फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट की, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज या बैंकिंग फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसको भी हम करंट अकाउंट में कवर करते हैं। भले ये एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है बट फिर भी हम इसको करंट अकाउंट में कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बाद में डेफिनेशन के थोड़े एनालिसिस में इसको समझा भी था। इसके बाद हमने देखा पर्सन। पर्सन भी सिंपल डेफिनेशन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई वेदर रजिस्टर और नॉट, एंड एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ तक की डेफिनेशन जो है ये इनकम टैक्स एक्ट से कॉमन है। इसके बाद एक और पॉइंट एक्स्ट्रा आता है, एनी सच एजेंसी, ब्रांच और ऑफिस विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ दीज पर्सन्स। फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में प्रेजेंट था मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड, दैट मीन्स ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेंगे। कौन? ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जा चुका है, भले ही पिछले साल वो था बट अभी भारत के बाहर जा चुका है, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो बिजनेस वोकेशन के लिए, या फिर ऐसा कोई रीजन के लिए जो कि अनसर्टन पीरियड दर्शा रहा है। तो ये देखा था। फिर वैसे ही एक व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा अगर वो भारत आया भी है बट वो आया है अदरवाइज देन, इनके लिए नहीं आया। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा है, बिजनेस वोकेशन के लिए नहीं आ रहा है, एंड अनसर्टन पीरियड के लिए नहीं आ रहा है, तो वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। दैट मीन्स अगर ये 3 चीज़ों के लिए आएगा तो वो रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। वो भारत में जॉब करने आया है, भारत में बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन करने आया है, या अनसर्टन पीरियड को आया है, तो हम उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। फिर ये डेफिनेशन लगती है इंडिविजुअल्स को। बाकी के केसेस में जो उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं वेदर इट इज रेसिडेंट और नॉट। एंड ऐसी ब्रांच, एजेंसी और ऑफिस जो कि भारत में है बट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो भी हमारे लिए रेसिडेंट में कवर होगी। एंड ऐसी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी जो वैसे तो भारत के बाहर है बट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, भारत के रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो वो भी हमारे लिए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में कवर होगी। फिर यही हमने काफ़ी डीप में समझा था, बहुत ज़्यादा अति डीप हो गया, एकदम रट जाएगा आपको एग्ज़ाम तक। तो ये फिर भूल जाओगे, अभी रट गया है बट फिर से आप भूल जाओगे, फिर से याद करना पड़ेगा। सो भूल जाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो प्रकृति ने हमको दिया है। सर प्रकृति कौन? अरे नेचर ने दिया है। So, इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 3। सेक्शन 3 और 4 ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। मैंने बोला था हम इसको समराइज कर लेंगे। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? ये बोलता है नो पर्सन शैल डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में आप डील नहीं कर सकते। तो इसमें
पहला जो क्लॉज है ये आपको मना करता है। सो इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि आप डील करोगे तो आपको करना है थ्रू ऑथोराइज पर्सन। तो ऐसा नहीं बोला है कि आपको नहीं करना है, उसमें बोला है कि आप नहीं कर सकते डील जब तक कि आप किसी ऑथोराइज पर्सन के थ्रू काम नहीं कर रहे। तो आप ऑथोराइज पर्सन के थ्रू डील कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब है कि अ पर्सन कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी थ्रू ऑथोराइज पर्सन ओनली। ऑथोराइज पर्सन को हमने डिफाइन किया था। ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन बोल रही थी एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथोराइज किया गया है। तो ये डेफिनेशन अपन ने समझे थे, जिसको ऑथोराइज किया गया है टू एक्सचेंज, यानी ये एक सेकेंड, आज कैसे आज बड़ी उथल पुथल हो रही है मार्केट में, तो मेरा आज मन बार बार उस तरफ जा रहा है। होता है कभी कभी। अब कल तो और होगी, कल बजट है, तो कल के चक्कर में आज बहुत चल रहा है कुछ ना कुछ, एकदम खतरनाक चेंजेस हो रहे हैं। कल जितना गिरा था वो रिकवरी करेगा लगता है आज मार्केट। ठीक है, होता है, जीवन है, प्रॉफिट कमाएंगे। जितना उथल पुथल उतनी ज़्यादा प्रॉफिट। हाँ, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जितना फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में उतना प्रॉफिट होगा। तो मैंने सुबह सुबह ही 25,000 रुपये कमा चुका हूँ, बट अभी चल रहा है। हाँ पार्टी दो ना, दो दो दो। अच्छा मैं दूंगा। अच्छा ठीक है। तो वैसे फ्यूचर ऑप्शन में डील करना नहीं चाहिए। सेबी तो आजकल काफ़ी खतरनाक गाइडलाइंस लेके आया है। लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल पे बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो। अब वो सब पे अलाउड नहीं है वो सब, तो उस पर गाइडलाइंस है ये सेबी की। जब तक आप खुद ब्रोकर नहीं हो तो आप ऐसा एडवाइस नहीं कर सकते। सो मैं ब्रोकर हूँ तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ, मैं यानी मैं खुद के नाम से तो ब्रोकरशिप नहीं ले सकता, बट मैं भी, हम लोग भी खुद अपने सिर्फ क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं। कभी कभी मैं एक आध बार बोल देता हूँ टाटा मोटर्स खरीद लो, बच्चे खरीद लेते, खतरनाक अमीर हो जाते, फिर बोलते अरे सर। पिछले इंटर बैच में थे ऐसे, एक सरदार जी थे, उन्होंने और एक मोइन करके, दोनों साथ में बैठते, तो वो दोनों जनों ने मिलके मैंने बोला था उनको, दोनों को बताया था कि ऐसा ये खरीद सकते हो टाटा मोटर्स वगैरह। उसमें भी डीवीआर बताया था, डीवीआर खरीदो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो उन्होंने खरीदे हैं कुछ 150 रुपये पे, अभी 500 रुपये वगैरह चला गया वो। सो अभी पिछली इंटर की बैच में एक और बताया था मैंने उनको, मिस्टान फूड्स बताया। आपको कैसे पता? अच्छा आपने खरीदा इसीलिए बताया, अभी बताया था मैंने। मैंने ये भी बताया था ये बहुत ही एकदम यानी स्मॉल कैप वाली कंपनी है, बट उसको बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है, तो 12 रुपये वगैरह पे खरीद लो बोला था मैंने। और जिन्होंने 12-13 रुपये पे खरीदे अभी 17-18 रुपये हो चुका है अभी, मुश्किल से। और एक है, एक बहुत ही ज़्यादा बेकार शेयर है, वो तो मैं नहीं बोलूँगा आपको खरीदने, बट मैंने खरीद के रखा हूँ। एक है यूनिटेक। यूनिटेक कंपनी है जो कि बहुत ही सस्ते में, मैंने उसके 80 पैसे में शेयर्स खरीदा हूँ। अभी 15 रुपये हो गए 6 महीने के अंदर। सो होते हैं ऐसे भी, लेकिन वो बहुत अच्छी कंपनी थी एक ज़माने में, बट फिर सरकार बदली, हालात बदले, दिन बदले, जज्बात बदले, और फिर सरकार से बहुत फ़र्क पड़ता है। सरकार बदली तो वो डूब गई कंपनी, और फिर उसके जो डायरेक्टर्स थे उनको जेल वगैरह हो गई। अभी फिर उन लोग वापस आने वाले हैं डायरेक्टर्स, फिर से कंपनी चलेगी अच्छे से। सो वो एक ज़माने में 600 रुपये के शेयर्स हुआ करते थे, तो वो 80 पैसे पे खरीदे हुए हैं, और अभी बढ़ के फिर से 15-16 रुपये, रोज 5% का अपर सर्किट मार रहा है वो। सो है, ऐसे भी शेयर्स होते हैं, इसमें आप पैसा बिल्कुल मत लगाओ। सो ये अगर आपके पास ऐसा पड़ा हुआ पैसा है कि डाल के भूल जाना चाहते हो तो खरीद सकते हो। जैसे मिस्टान के लिए भी ऐसा ही बोला था मैंने कि आप, वैसे रिस्क कम है उसमें, क्योंकि उसमें गुजरात सरकार का कुछ नया ऑर्डर आया है एथेनॉल वगैरह का कुछ, उसमें ये फूड्स वाली कंपनी है, और फूड वाली कंपनी में बाय प्रोडक्ट में एथेनॉल निकलता है कई बार, जैसे कि शुगर फैक्ट्री हो गई। सो गडकरी साहब को फ़ायदा होता है इनसे। सो इसीलिए उनकी शुगर मिल है, पता होगा शायद आपको। तो हाँ, उनकी शुगर फैक्ट्री है खुद की भी, और पूर्ति करके, और उनकी उससे भी इथेनॉल वगैरह बनता है। तो अपने यहाँ इथेनॉल की भी बस देखने को मिलेगी। अपने यहाँ ये जो कनक रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये जो कचरा वगैरह को मैनेज करने का काम करते हैं, ये भी गडकरी साहब की कंपनी है। कचरे से भी पैसा बना लिया उन्होंने। तो जिसके पास दिमाग होता है कचरे से भी पैसा बनाता है, नहीं एक्चुअल में। तो उन्होंने पूरा कचरे से फिर रिसाइकल करने वाले वेस्ट अलग करते हैं, बाकी के वेस्ट अलग करते हैं, अलग अलग हिसाब से उसको बाइफरकेट करते हैं। जो रिसाइकल होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है, जो फिर बाकी डंप करते हैं उसमें भले ही लॉस होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा होता है जिससे हम फर्टिलाइज वगैरह करके कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। तो उससे भी पैसा बन जाता है, तो होता है। ठीक है। तो
चलो खैर वापस आते हैं, हम कहाँ पहुंच गए, वापस आओ। तो ये शेयर मार्केट के थ्रू अपन उधर चले गए थे, तो मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ, हम सेक्शन नंबर 3A पढ़ रहे थे, थ्री, पूरा 3 पढ़ रहे थे। इसमें हम देख रहे थे ऑथोराइज पर्सन। सो ऑथोराइज पर्सन यानी ऑथोराइज डीलर, पहला व्यक्ति, ये हमने देखा था। ऑथोराइज डीलर मीन्स जो बैंक्स वगैरह होते हैं, इन लोग ऑथोराइज डीलर का लाइसेंस लेके रखते हैं आरबीआई से, और इन लोग फिर ऑथोराइज पर्सन करके कवर होते हैं। तो इन लोगों से हम सब प्रकार से डील कर सकते हैं फॉरेक्स में। लाइक उनसे हम शेयर्स वगैरह भी, सिक्योरिटीज वगैरह की भी डीलिंग करना है, फॉरेन सिक्योरिटीज, तो वो भी कर सकते हैं अगर वो ऑथोराइज पर्सन में कवर होते हैं। तो फिर दूसरे ऑथोराइज पर्सन कवर होते हैं जो कि सिर्फ मनी चेंजर है, जिनके पास सिर्फ पैसा चेंज करने का अधिकार होता है। वो बाकी चीज़ों में डील नहीं कर सकते, लाइक वो लोन्स वगैरह नहीं दे सकते फॉरेन करेंसी में, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट वो सिर्फ मनी चेंज करके दे सकते हैं। सो वो फॉरेन करेंसी लेके इंडियन करेंसी दे सकते हैं। सो ये करने का अधिकार उनको होता है। और एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होती है, जो भारत के बाहर के बैंक्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो पहला जो क्लॉज है ए, ये बोलता है कोई भी व्यक्ति डील नहीं करेगा इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी अदरवाइज थ्रू एन ऑथोराइज पर्सन। सो आपको ऑथोराइज पर्सन से डील करना अलाउड है, नॉट बीइंग ऑथोराइज पर्सन से आप डील नहीं कर सकते, ये देखा था। फिर दूसरा, ये पेमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरा, रिसिट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये बी वाला जो क्लॉज है, ये बोलता है पर्सन कैन नॉट मेक पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये मना करता है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3, जो कि जनरल रिस्ट्रिक्शंस बताता है। ये जनरल रूल है, बट बाद में फिर हम सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे आज, जिसके ऊपर चर्चा करना है, जो बताता है कि कुछ कुछ चीज़ें अलाउड रहेगी, फिर आपको वो करना चलेगा, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रिस्ट्रिक्शंस है, बट इसके बाद कुछ अलाउ किया जाएगा। पहले बोला है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे अलाउ करेंगे कि आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको पैसा भेजना है, तो वो सब फिर अलाउ किया जाएगा फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ फैमिली। तो ये सब अलाउ करेंगे। तो पहले तो ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन लगाया, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे अपन। ठीक है, सी वाला पॉइंट रिसीव करने को मना करता है। सो अ पर्सन कैन नॉट रिसीव अदरवाइज थ्रू, यहां भी सेम है, थ्रू ऑथोराइज पर्सन। इसमें एक कंडीशन और है, इसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस। डॉक्यूमेंट शैल बी अवेलेबल। इनवर्ड रेमिटेंस क्या है, तो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे देश के बैंक वगैरह होते हैं, वो लोग आपको देते हैं कि ये पैसा अलाउ किया है। और चौथा पॉइंट जो है, वो सीधा सीधा हवाला ट्रांजेक्शन्स को मना करता है। एसेट फॉर एनी पर्सन, जरूरी नहीं खुद के लिए, जिसको हम प्यार से बोलते हैं हवाला। ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं, भारत में भी चलते रहते हैं, भारत के बाहर भी चलते रहते हैं, और पूरे दुनिया इनसे त्रस्त है। तो ये चीज़ों को रोकना है हमको, ये सब छी होता है। तो हम एक अच्छे सीए बन रहे हैं, तो हमारा काम है ये सब चीज़ों से बचना, इनको समझाना कि भाई ऐसा मत करो, ये छी है, ऐसा बोलना पड़ेगा हमको सबको। हाँ, मोदी जी ने बोला था एक दिन
कि मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नेचर होती है चार्टेड अकाउंटेंट की। हाँ सही में। और ये जब भी फॉरेन एक्सचेंज में डील होते हैं वहाँ पे सीए के सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं, आपको प्रोसेस नहीं है, नहीं तो प्रोसेस में सीए के सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं, उससे सर्टिफिकेशन लिया जाता है कि ये जो डीलिंग है ये प्रॉपर है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हमको प्रॉपरली सोच समझ के देख के अच्छे से करना चाहिए। तो हमको बहुत पावर दिया है, लेकिन अगर हम उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर छीनते जाते हैं। जैसे कई बार कई जगह पे ऐसा होता है, जो चीज़ पहले सिर्फ एक सीए कर सकता था, अब हो सकता है कि वहाँ पे CWA को भी अलाउ कर दिया, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं उनको भी अलाउ कर दिया, सीएस को अलाउ कर दिया, क्योंकि सीए लोग अच्छे से अपना काम नहीं करते। और बहुत सारे बैंक ऑडिट को कम कर दिया गया है। पहले हर बैंक का, छोटे से छोटे बैंक ब्रांच का ऑडिट होता था, बट फिर बैंक को समझ में आया कि सीए लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे, ये छोटी ब्रांचेस को ऑडिट हम नहीं कराएंगे, और रूल लाया आरबीआई ने कि छोटी ब्रांचेस जो होती है उनका फिर ऑडिट नहीं होता, जो बड़ी ब्रांचेस है उनका ही ऑडिट होता है। तो छोटी ब्रांचेस ये उनके डिपॉजिट्स के ऊपर से देखी जाती है, डिपॉजिट्स और लोन के हिसाब से। सो जो छोटे 6 करोड़ वगैरह के हैं तो उसके नीचे के जो है उनके तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता उनको, सीए की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो बाकी के बैंक्स को ऑडिट फिर करना पड़ता है। ये इसीलिए कम हुआ क्योंकि सीए लोग अच्छे से काम नहीं करते थे। बैंक ऑडिट यानी उनके लिए एंजॉयमेंट हो जाता था। बैंक ऑडिट मिल गया गोवा में, जैसे मेरे को मेरा पहला बैंक ऑडिट गोवा में मिला था जब मैं आर्टिकल था। सो गोवा में पहले ही ऑडिट मिला था, और पहले ऑडिट में गोवा गया था मैं। सो गोवा में गए हम लोग तो हमने काम किए, बट वहाँ पे जैसे बाकी बहुत सारे ऑडिटर ऐसे होते हैं जो लोग घूमने फिरने के हिसाब से ही जाते हैं, अरे गोवा में ऑडिट मिल गया मस्त घूमेंगे फिरेंगे, और आखिरी दिन एक दिन जाके साइन कर देते हैं, जैसी रिपोर्ट बनाया बैंक ने उसी पे साइन करके आ जाते हैं। जबकि हमारा काम होता है पूरा चेक करना चाहिए, उसके बाद फिर साइन करना चाहिए। सो बहुत सारे लोग उसको घूमना ही समझते हैं कि ऑडिट मिल गया है, अगर बैंक ऑडिट आ गए तो फिर वो घूमने के लिए बहुत अच्छा हो जाता, घूमना फिरना हो जाता उससे। और उसमें भी कई खर्चे बैंक वाले खुद ही उठा लेते हैं, क्योंकि बैंक वालों को पता है कि ये आखिरी में साइन देने वाला है अपने को। तो बैंक वाले बोलते हैं, खुद ही वो काम नहीं करने देते आपको, वो बोलते हैं अरे साहब ये छोड़ो ना, यहाँ बहुत अच्छी एक रेस्टोरेंट खुली है, चलो जाके आते हैं। और वो जब वहाँ पे यानी ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और 7-8 दिन का ही टाइम होता है, उसने उतने से दिन में करना पड़ता है ऑडिट। तो फिर आखिरी में हड़बड़ाहट में कैसा भी साइन करके आ जाते हैं। पर जब ये बैंक मैनेजर तो यही चाहेगा कि आप उनके ऑडिट्स प्रॉपरली ना करो, क्योंकि अगर कुछ पकड़ा गया तो उसके ऊपर आता है। तो इसीलिए वो चाहता है कि आप अच्छे से मत देखो, और वो इसीलिए आपको घुमाता फिराता है कि अरे यहाँ ये टूरिस्ट स्पॉट है, ये गणपति का मंदिर है, ऐसा है वैसा है, और अपने को घुमाना फिराना ये चालू कर देता है। सो लेकिन ये चीज़ें नहीं करना चाहिए अपन ने। तो इसीलिए फिर काम कम हो जाते हैं, तो वैल्यू जो है वो इसीलिए कम होती है क्योंकि हम उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जब बैंक्स को इसका फ़ायदा ही नहीं दिखता है कि कोई ऑडिट में कुछ चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है, तो फिर वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं वो काम। बैंक सोचते हैं कि काय को इसमें खर्चा करना, ऑडिट की फ़ीस बहुत अच्छी होती है। छोटे से छोटे बैंक के ऑडिट की आपको सिर्फ 5-6 दिन जाओगे तो 6-7 लाख रुपए की फ़ीस हो जाती है। सो इसीलिए तो बैंक ऑडिट्स बहुत लोग ढूंढते रहते हैं। बैंक ऑडिट चाहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट मिले बैंक का। ये 6-7 दिन चले गए, 1 लाख रुपए दिन के हिसाब से मिल गए। तो होता है ऐसा। हाँ, 6-7 लाख रुपए मिल जाते 6-7 दिन के बैंक ऑडिट में। लेकिन अब इतने कम हो गए बैंक ऑडिट के, हर सीए को नहीं मिलता अब। तो पहले हर किसी को ही मिल जाते थे, बट फिर लोगों ने काम अच्छे से नहीं किए, तो फिर वो चले गए ऑडिट। ऐसा है। हाँ उसमें लेकिन सबका शेयर होता है, ऐसा नहीं एक ही सीए रहता है। जनरली पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उनमें मिल के सब लोग काम करते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप करके चलाओगे तो इतना बड़ा फीस नहीं मिलेगी, उसमें छोटी फीस मिलेगी। फिर भी 2-3 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। सो ऑन एन एवरेज अगर 3 सीए है तो 2 लाख रुपए तो हर एक सीए कमा ही लेता है बैंक ऑडिट के पीरियड में, 10-12 दिन में ही। तो ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा है, कमाना चाहिए, लेकिन काम भी अच्छे से करना चाहिए। जब इतने पैसे दे रही है बैंक, तो आपका काम है उसको अच्छे से करना चाहिए। तो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। इसीलिए यहाँ भी बहुत सारी जगह हमारे परमिशन लगती है, तो अगर हम प्रॉपर उसमें साइन करते हैं तो अपने काम और बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर गलत सलत साइन करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। चलो तो ये देखें, फिर सेक्शन 4 भी ये मनाइज करता है। ये क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो ओन नहीं करेगा। सेक्शन 4 बोलता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल नॉट acquire, होल्ड, ट्रांसफर, etc फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन सिक्योरिटी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो पहले यहां भी मना किया, फिर बाद में परमिट करेंगे अब। तो ऐसा है। तो सेक्शन 4 ये बोलता है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall acquire, hold, own, possess और ट्रांसफर any फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। बस एक लाइन का सेक्शन है, ठीक है। ये तो आगे उसी का एक्सप्लेनेशन है कि ये सेक्शन रोकता है कि आप ये नहीं करोगे, बट बाद में सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ें परमिट की गई है, जो हमको अभी एक एक करके समझना है, ठीक है। तो पहले ये दो ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, सेक्शन 3 और 4 दोनों रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर सेक्शन 5 और 6 ये परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे। सो आप क्या क्या कर सकते हो ये बताया गया है, और क्या नहीं कर सकते वो भी बताया, क्या पूरा ही प्रोहिबिटेड है। एक जनरल रूल निकाला था हमने कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली परमिसिबल अनलेस दे आर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड, और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जनरली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अनलेस दे आर स्पेसिफिकली परमिटेड, ठीक है। तो ये भी एक जनरल रूल है। और इसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं तो वैसे देखा जाए तो ये कैपिटल अकाउंट दिखता है आपको, लेकिन आपने मशीन खरीद लिया, आपने पैसा पे कर दिया, इसके बाद क्या आपकी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की बाहर कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट या ऑल्टर हो रही है? आंसर इज नो। वैसे ही क्या बाहर वाले व्यक्ति की भारत में कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट ऑल्टर हो रही है? तो आंसर इज नो। इसीलिए ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। इवन दो इनकम टैक्स पर्पज के लिए, अकाउंटिंग पर्पज के लिए ये कैपिटल ट्रांजेक्शन हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये हमारे लिए ट्रांजेक्शन कहलाएगा करंट अकाउंट। वैसे ही हमने देखा था अगर क्रेडिट भी दे दिया तो भी ये करंट अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है कि शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हम करंट अकाउंट मानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर बड़ा लोन होता है, मैंने समझो ये मशीन खरीदने को बाहर में कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उससे मैंने 5 साल का एक टर्म लोन ले लिया, तो फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ होता, क्योंकि 5 साल का टर्म लोन ये कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। सो ऐसे केसेस में वो कैपिटल अकाउंट हुआ होता, बट ये शॉर्ट टर्म 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया उन्होंने, तो ये क्या है? तो ये करेंट अकाउंट है, ठीक है। सो ये देखा था, बाकी ये तो सिंपल था। अगला गिफ्ट के बारे में चर्चा किए थे हमने। गिफ्ट में अगर एक भारत के बाहर, भारत का व्यक्ति, पहले तो हाँ इसमें दोनों पॉइंट्स थे। गिफ्ट ये वाला पॉइंट है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये अगर गिफ्ट देता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में, तो ऐसे केस में इट विल रिजल्ट इन फंड्स लाइंग इन इंडिया, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ इंडियन एसेट। सो इसका एक भारत में एसेट क्रिएट हो गया, कैश भी एक एसेट है, इंडियन अगर करेंसी उसको मिली तो एसेट है। सो एसेट क्रिएट हो गया, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हमने समझा था। वैसे ही दूसरा अपोजिट जो था वो भी कैपिटल अकाउंट रहेगा, ठीक है। फिर ये जनरल रूल देखे थे हमने कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली परमिटेड अनलेस दे आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस दे आर स्पेसिफिकली परमिटेड। और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो रूल्स बनाए गए हैं, ये तो हो गया एक्ट। एक्ट के बाद रूल्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे रूल्स बनाए हैं। तो हर जगह जब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, मिनिस्ट्री बना के ही करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी बैठेंगे चलो रूल्स लिखते हैं, तो वो नहीं बनाएंगे। उसमें मिनिस्ट्री दे दी जाती है, वो मिनिस्ट्री फिर उस रूल को बनाती है। जैसे निर्मला सीतारमण जी को हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डुबाने को दिया है, चलाने को दिया है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वही चला रहे हैं। तो हर एक चीज़ का मंत्रालय होता है, वो मंत्रालय फिर वो लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे रोड वगैरह का जो मंत्रालय है वो अपन भाऊ को दे चुके हैं, तो भाऊ के हाथ में है पूरा रोड ट्रांसपोर्ट का। नितिन भाऊ अपने, तो भाऊ ये नहीं नितिन भाऊ, ठीक है। तो एक ज भाऊ, नागपुर के, महाराष्ट्र के एक ज भाऊ है, ठीक है। हाँ, नागपुर के बोल सकते, विदर्भ रीजन के, बाकी हर जगह अलग अलग भाऊ होते हैं, ठीक है। एक शरद पवार भी भाऊ है, हाँ वो बहुत बड़े भाऊ है। अभी तो उन्होंने जी चुके ना अपना जीवन, तो शरद पवार जो है वो सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले व्यक्ति है वो,
तो बहुत कम एज में, कुछ 20s में ही थे वो, और तभी सीएम बन चुके थे वो। तो 20s में ऐसा नहीं, 20-22 के, 28-29 कुछ के थे शायद वो। तो सबसे कम उम्र के सीएम है वो। सो नहीं तो सीएम बनने को लोग बुजुर्ग हो जाते हैं फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ऐसा होता है जनरली। एटलीस्ट 40 वगैरह तो दिखता ही है, 40-45 के, तो वो युवा कहलाते हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, 45-50 साल के युवा है वो। हाँ, सो युवा ही है, ठीक है। अपने देव देव बाबू भी युवा ही है, 45-50 साल के देव बाबू। हाँ, युवा ही है, सेम उम्र है दोनों की, पर युवा है दोनों। चलो ठीक है। तो कब तक युवा रहेंगे? उनसे ज्यादा युवा तो अपने नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी से तो ज्यादा ही है ना। सोचो ना कितना, कितनी मेहनत करते हैं। अपन नहीं कर सकते उतनी मेहनत। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना टूर रहता है, आज अभी यहाँ रहेंगे, थोड़ा देर बाद पता लगेगा दूसरे शहर में बैठे हैं, घूम नहीं रहे हैं, काम से रिलेटेड। तो इतना कम सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं ये उम्र में। सोचो 70 साल का व्यक्ति अगर इतना कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते? तो अपन 70 साल के हैं, नरेंद्र मोदी जी 71 है शायद, 72 हो गए। सो 72 ईयर्स में इतनी मेहनत करते हैं वो। तो अपन तो 72 तक बचेंगे क्या वो भी नहीं पता। तो सोच के देखो ना कितना मेहनती व्यक्ति है वो। सो वो इसीलिए अपने को रिजल्ट्स दिखते हैं वो। सो इसीलिए आप जब वोट देंगे तो बराबर सोच समझ के वोट दें। तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बट जो सत्य है वो है। तो अब आप मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो जरूर आप राहुल गांधी के भाषण सुन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब नेता चुनना होगा तो आपको वोट तो एक ही पार्टी को करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है वैसे, ऑप्शन होना चाहिए। सो डेमोक्रेसी तभी चलती है जब वहां पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहे। सो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, देयर शुड बी स्ट्रांग अपोजिशन। अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है तो फिर एब्यूज ऑफ पावर होता है। बचपन में रूल पढ़े होंगे आपने, स्पाइडरमैन देखे होंगे, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पावर्स तो मिलते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी पूरी करते हैं जब अपोजिशन रहेगा नजर रखने को। अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर अब्यूज ऑफ पावर होता है, फिर पता लगता है आटे पे जीएसटी लगा रहे हैं। ये भी होता है, हाँ आटे पे जीएसटी है, आटे पे नहीं लगाना चाहिए, आटा नेसेसिटी है। लेकिन सरकार का बोलना है आटा नेसेसिटी नहीं है, गेहूं में नेसेसिटी में कवर होता है, तो गेहूं पे हम जीएसटी नहीं लगाते। बट आटा इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, टेक्निकली सही है वो, क्योंकि आटा मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, जो आटा चक्की होती है वो फैक्ट्री होती है। सो आटा जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। और इनका मानना है कि अमीर लोग आटा खरीदते हैं, गरीब लोग गेहूं खरीद के आटा पिसवाते हैं। सो ऐसा उनका मानना है, लेकिन ये गलत है। अब ज्यादातर इवन मिडिल क्लास लोग आटा ही खरीद के लाते हैं डायरेक्टली। सो गेहूं ला के फिर आटा बनाओ, ये नहीं होता बहुत सारी जगह। सो आटे को नहीं लगाना चाहिए जीएसटी, बट लगाया गया है। वैसे पानी पे भी जीएसटी है, शायद आपको पता होगा। पानी पे भी, बिस्लरी पे भी जीएसटी है, और 18% है, ऐसा नहीं 5% है। जो पैकेज पोर्टेबल वाटर बोला गया है उसको, पोर्टेबल वाटर पे सीधा 18% जीएसटी है। सो गरीब लोग वो बॉटल का पानी नहीं पीते, वो नल पे जाके पानी पीते हैं। तो वो नेसेसिटी वो है, ये बॉटल का पानी नेसेसिटी नहीं, लग्जरी है उनके हिसाब से। सो वैसे देखे जाए तो पानी तो नेसेसिटी रहेगा ना। अब किसी को बॉटल का ही पीना है तो, पानी की बात हो रही तो गिराओ मत बॉटल, ठीक है। पानी तो पानी है ना, नेसेसिटी रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनो, बन जाओ, कांग्रेस ज्वाइन कर लो और बड़े नेता बन जाओ। हाँ, चलो ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं कौन से ट्रांजैक्शन से विच आर प्रोहिबिटेड, कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिनको मना किया गया है, आप ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट किया है। प्रोहिबिट किया है मीन्स ये परमिट ही नहीं किया है, ऐसा नहीं कोई परमिशन ले लो तो कर सकोगे, इसमें परमिशन मिलेगी नहीं कभी। सो दीज आर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। सो पहला तो है एकदम ही आसान, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। आपने लॉटरी खरीदे, पैसा जीत गए बहुत सारा, ये पैसा आप भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। ध्यान रखो हम मेन क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट ना हो, कम ना हो। आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, वो पैसा बाहर ले जा रहे हो, जिसमें बाहर का कोई रिसोर्स ही यूटिलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉटरी जीते आपने और आप उसका पैसा बाहर ले जा रहे हो, तो ये गलत है। सो इसीलिए यहाँ से आपको लॉटरी विनिंग्स का पैसा या कोई भी दूसरी विनिंग भी कवर होती है आगे, सेकेंड पॉइंट में कवर होती है। इन रेमिटेंस ऑफ, रेमिटेंस का मतलब है पैसा लाना ले जाना दोनों ही होता है, बट जब हम बात करते हैं रेमिटेंस तो वैसे ले जाना होता है। जब इनवर्ड रेमिटेंस लिखा होता है तो हम लाना बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ रेमिटेंस लिखा है, तो वैसे पैसा लेके जाना होता है, ठीक है। सो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, तो लॉटरी का पैसा आप भारत के बाहर नहीं ले जा सकते।
आपने यहाँ लॉटरी जीते, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉरेन करेंसी में और बाहर ले जा रहे हो, ये अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है। वैसे ही रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग, जैसे रेसिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, ये सब, या कोई और हॉबी। सो लॉटरी विनिंग भी कवर हो गई, बाकी के गेम्स भी कवर हो गए, हॉबी वगैरह यानी गेम्स हो गए। सो ये सब भी अलाउड नहीं है। तो इसकी इनकम अगर आप कमाओगे तो ये भारत के बाहर नहीं ले जाई जा सकती। फिर रेमिटेंस फॉर परचेस ऑफ, अब ये परचेस करना, लॉटरी जीते नहीं आप बाहर जाके लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं, उसकी लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हो, तो बाहर के लिए आपको करेंसी नहीं मिलेगी, फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी इस चीज के लिए भी। सो लॉटरी की टिकट्स खरीदने को भी फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। सो दिस इज प्रोहिबिटेड। सो आपको पर्पस बताना पड़ता है आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। हाँ, आप नॉर्मली घूमने जा रहे तो बात और है, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा, फिर जाके आप वहाँ लॉटरी लगा रहे वो अलग बात है। जैसे आप लास वेगस चले गए, अब वहां जाके कसिनो नहीं खेला तो क्या खेला। यानी जीवन में अगर लास वेगस जा रहे हो तो कसिनो के ही ले जाएंगे लोग। वहाँ के कसिनो बहुत फेमस है। जैसे गोवा भी जाओगे तो आप कसिनो के ही ले जाओगे। नहीं, यानी ऐसा जरूरी नहीं, बाकी भी है, और भी लोग जाते हैं वहाँ, बहुत सारे लोग होते हैं, तो लेकिन कसिनो भी है वहाँ पे भी। लास वेगस वगैरह तो वो तो कसिनो के लिए जाते हैं लोग। तो ऐसे केसेस में अगर आप वहां जाके फिर यहाँ से पैसा ले गए नॉर्मल घूमना बोल के और वहां जाके टिकट खरीदते हैं वो अलग बात है। लेकिन आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि मैं लॉटरी टिकट खरीदने को यहाँ से पैसा विड्रॉ करूंगा, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है। रेमिटेंस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड या प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स, कुछ कुछ मैगजीन है जिसको मना किया है भारत में, ये नहीं अलाउड है। वो चीजें खरीदने के लिए आप पैसा नहीं ले सकते, फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ नहीं कर सकते। फुटबॉल पूल्स, फुटबॉल में सट्टा लगता है, इसको फुटबॉल पूल बोला जाता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे वैसे लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपन बाकी का सट्टा देखते हैं आईपीएल वगैरह का, उसी प्रकार से होता है, बट यहाँ पे हर एक प्लेयर पे भी सट्टा लगाया जाता है, तो वो प्रॉपर सट्टा रेगुलेटेड होता है। बट इसमें भी बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाते हैं, एक जो जीतता है उसको पैसा मिलेगा, बाकी लोगों का लॉस हो जाता है, नॉर्मल जैसा बाकी के सट्टे में होता है। आप ड्रीम 11 में भी करते हैं तो वैसे ही होता है। तो इसमें जीतता सिर्फ बुकी है, तो बुकी को ही पैसा अच्छे से मिलता है, प्रॉफिट में रहता है, बाकी सब लॉस में ही जाते हैं। ये भी अलाउड नहीं है, जहाँ पे पक्का ही है कि आपका पैसा यहाँ पे जाएगा। फुटबॉल पूल बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पे जीतने के। वैसे ही स्वीप स्टेक्स, स्वीप स्टेक भी उसी प्रकार से होता है। जैसे एक गेम होता है, आपने देखा होगा, वो नंबर रहता है, वो बॉल घूमते रहता है, और उसमें एक नंबर पे जिसका पैसा आएगा वो नंबर पे, तो वो सिर्फ उसको पैसा मिलेगा, बाकी सबका पैसा डूब जाता है। तो ये स्वीप स्टेक है, पूरा का पूरा स्टेक लगाते वो अपन स्वीप कर लेंगे, अगर हम जीते तो पूरा पैसा हमारा। तो ये स्वीप स्टेक्स जो होते हैं ये भी अलाउड नहीं है, इसके लिए भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 3 पत्ती वगैरह ये सब भी स्वीप स्टेक्स ही है। तो आपने देखा होगा उसमें भी तो वही होता है ना, स्वीप स्टेक्स है वो। 3 पत्ती में क्या होता है, जिसका पैसा, जिसका जो जीता उसको पूरा पैसा मिलता है। कभी कभी होता है 2 विनर्स हो जाते हैं, बट जनरली ज्यादातर केस में अकेला विनर होता है। उसको पूरा पैसा जितना भी लगा है, उसमें जितनी भी बूट डाली गई है वो सब उसको मिल जाती है, बूट यानी उसमें पैसा लगाते, ये सब अच्छी होता है, तो ये सब जो है वो पूरा उसको ही मिल जाता है पैसा। ठीक है। ये सब चीजों में आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज लग रहा है तो आप इसके लिए विड्रॉल नहीं कर सकते। दीज आर द ट्रांजेक्शंस फॉर विच द ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, तो आपको ये अलाउड नहीं है। फिर तो ये तीनों तो एकदम सिंपल है, ये तो ऐसे ही याद रहेंगे आपको, इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे आपको सीधा पूछ लेगा रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉल ऑफ फॉरेन करेंसी इज अलाउड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर कौन से इसमें परमिशन के बाद अलाउ होता है वो आगे दिए हुए हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी और फिर उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं, कुछ चीजें रहेगी जिसमें आरबीआई की अप्रूवल रहेगी, उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम प्रोहिबिटेड वाले ध्यान रखते हैं, एक एक करके हम समझेंगे पूरे। अब फोर्थ वाला जो है ना, ये समझने वाला पॉइंट है। पहले 3 तो एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन से देख के ही पता लग रहा है सट्टेबाजी के नेचर के, तो उनको प्रोहिबिट कर दिया है। फिर फोर्थ वाला जो है ना, ये सट्टेबाजी का नेचर का नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमको भारत में कोई पैसा नहीं मिल रहा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं होता है हमारे में। यहाँ पे क्या बताया, पेमेंट फॉर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स। जैसे एक व्यक्ति है,
ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये व्यक्ति बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है। एक समझो कोई कंपनी है, इसको इसने गुड्स या सर्विसेज बेचा, और ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी एक इंडियन, एक तो जॉइंट वेंचर है या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एन इंडियन कंपनी। सो ये होली ओन्ड सब्सिडरी है या फिर जॉइंट वेंचर है ऑफ इंडियन कंपनी। इससे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको गुड्स सर्विसेज देते हैं, ये बदले में हमको पैसा ना देते हुए, फॉरेन एक्सचेंज ना देते हुए, अगर ये इक्विटी देते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं, इक्विटी देते हैं। सो ऐसे केसेस में ये ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कमीशन होता है, समझो कोई एक व्यक्ति है जो ये ट्रेड करवा के देता है, एक्चुअली इसमें हमेशा ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली क्या होता है, जितने भी एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो ब्रोकर ये ट्रेड करा के देता है, इसको हम कमीशन पे करते हैं। ये भी एक ट्रेड का ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे भी इसको कमीशन पे करना है। अब ये कमीशन हम जब पे करते हैं तो ये कौन से मनी में लेगा? तो इंडियन करेंसी तो लेता नहीं है, क्योंकि जनरली बाहर का ब्रोकर होता है, सो वो व्यक्ति इंडियन करेंसी में नहीं डील करता है, उसको हमको देना पड़ता है जो भी फॉरेन करेंसी है वो, तो फॉरेन करेंसी में हमको पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हमको पैसा आया क्या? तो आंसर इज नो। भारत में कोई पैसा नहीं आया या इक्विटी आई, हमको कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं हुआ, भारत के लिए फायदा नहीं हुआ इस एक्सपोर्ट से। बाकी के एक्सपोर्ट में वैसे पैसा आता है, पैसा आएगा तो उस पैसे में से आप कमीशन दे पाओगे इन फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर इसमें इक्विटी दिया है बदले में, दैट मीन्स यहां पे कोई फॉरेन करेंसी नहीं आई। अगर फॉरेन करेंसी अर्न नहीं हुई है यहां पे, तो सीधा सीधा बोल दिया कि आप यहां पे ये कमीशन पे नहीं कर सकते। इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में पे नहीं कर सकते, आपको इसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने भारत के लिए कोई फॉरेन करेंसी अर्न करके नहीं दी है। इसमें इस ट्रांजैक्शन में कोई अर्निंग नहीं हुई हमारी, और अर्निंग नहीं होगी, हम जाएंगे आरबीआई को बोलेंगे अरे इसको पेमेंट करना है, हमको फॉरेन करेंसी दे दो, तो आरबीआई इसके लिए पैसा नहीं देगा, क्योंकि इससे तो उल्टा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होने वाले हैं। सो हम ये नहीं चाहते कि हमारे रिजर्व्स कम हो। सो ऐसे ट्रांजेक्शन अगर यहाँ फॉरेन करेंसी आती, इक्विटी नहीं लिया होता, इसके बदले अगर करेंसी आती, तो फिर ऐसे केस में कमीशन पे किया जा सकता है इन फॉरेन करेंसी एज वेल। सिर्फ कब नहीं किया जा सकता? जब कमीशन पे करना है ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट किया बदले में आया इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड। सो ये ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट नहीं किया, ये ध्यान रखो, ट्रांजेक्शन इज परमिटेड। क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं हम? पेमेंट ऑफ कमीशन, इट इज प्रोहिबिटेड, पेमेंट ऑफ कमीशन इज प्रोहिबिटेड। तो जो कमीशन पे करेंगे हम इस व्यक्ति को, ब्रोकर को, ये हम नहीं पे कर सकते इन फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कमीशन पे करना प्रोहिबिटेड है, ऐसा भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। कमीशन पे किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। आप इसको इंडियन करेंसी में पे कर दो, वो भी चल जाएगा, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये एक्सेप्ट करने को तैयार है तो। या फिर आप कोई और प्रकार से गुड्स सर्विसेज में पे कर दो, वो भी चल जाएगा। जो गुड्स इसको बेच रहे हैं उसी गुड्स में इसको आपने कमीशन पे कर दिया, तो वो गुड्स भी दिए जा सकेंगे, लेकिन फॉरेन करेंसी नहीं निकाल पाओगे आप इस ट्रांजेक्शन के लिए। सो ये वाला ट्रांजेक्शन जो है, इसके लिए फॉरेन करेंसी आपको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोई फॉरेन करेंसी अर्न नहीं करके दिया भारत को। सो इसके लिए ये वाला ट्रांजेक्शन जो है, इसके लिए फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना प्रोहिबिटेड है। फिर से बता रहा हूं, ये ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, ये ट्रांजेक्शन अलाउड है, ये ट्रांजेक्शन भी अलाउड है। क्या प्रोहिबिटेड है? तो ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, ऐसे एक्सपोर्ट्स जिसमें हमको बदले में मिला है इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द फॉरेन करेंसी। तो हमको फॉरेन करेंसी नहीं आया, जब आपने भारत के लिए फॉरेन करेंसी अर्न ही नहीं किए, तो आपको फॉरेन करेंसी पेमेंट करना भी अलाउड नहीं रहेगा, उसके कमीशन पे आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक्सपोर्ट में दोनों कवर हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो
यहाँ पे ये व्यक्ति कौन है, तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और ये व्यक्ति जो है ये बाहर का है, ये फॉरेन में है। तो इसके लिए फॉरेन करेंसी आपको अलाउड नहीं रहेगी। तो ऐसा है। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले 3 ट्रांजेक्शन तो एकदम ही सिंपल है। 4th ट्रांजेक्शन में सिंपल सा रूल है, आपने गुड्स भेजा, बदले में आए इक्विटी, आपको पैसा नहीं आया। अब ये जो ट्रांजेक्शन करके दिया है जिस व्यक्ति ने, उसको आप पैसा पे करोगे, लेकिन ये पैसा अब फॉरेन एक्सचेंज में नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। सो आपको इसको पेमेंट करना है तो ये करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी कर सकते हो, या फिर कोई और प्रकार से गुड्स वगैरह के रूप से भी आप कर सकते हो, काइंड में कर सकते हो, बट फॉरेन करेंसी में आप पेमेंट नहीं कर सकते, कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं। सो डॉलर नहीं, यूरो नहीं, कुछ भी नहीं, फॉरेन करेंसी इसके लिए विड्रॉ नहीं किया जा सकता। भले ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ये करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कवर होता है, बट इसमें ये परमिटेड ही नहीं है। कौन सा ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं मैं, ये ट्रांजेक्शन, ये तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, हम इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, बट इसके लिए फिर हमको फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना प्रोहिबिट किया गया है, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है, 4th पॉइंट। सो ये पूरे ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको ये सब इतना डीप में समझा के नहीं दिया है, मैं आपको पूरा डीप में ट्रांजेक्शन समझा दूंगा वैसे, लेकिन एग्जाम में आपको सिंपली अगर ये लाइन भी याद रही तो दैट इज सफिशिएंट। आपको ये ट्रांजेक्शन पूरा समझा के कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे ही पॉइंट आएंगे, ये दिया रहेगा, ये अलाउड है नहीं है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर एक और ट्रांजेक्शन, ये भी अभी तो उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, पहले के ज़माने में ये बहुत रिलेवेंट था। पहले क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हम लोग बाहर वालों को भारत लाने को बहुत डरते थे, क्योंकि हमको पहले लगता था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई आई तो थी बिजनेस करने के लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना चालू किया, तो अपने यहाँ के जो लोग थे उन लोगों से खरीद लेते थे वो सीधा सीधा। पहले भारत जो था बहुत अमीर था, आपको पता होगा, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो भारत में क्या है, तो जो लोग थे प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स वगैरह, इन लोग जो भी गुड्स बनते थे ये बेचते थे, और ये बेचा जाता था सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये एक्सपोर्ट भी होता था, बाहर भी भेजा जाता था, ये एक्सपोर्ट तक करते थे। और इसके बदले इनको बाहर से पैसा आता था, गोल्ड वगैरह मिलते थे पहले के ज़माने में। आज से अगर 100 साल पहले की बात करो तब भी ये गोल्ड वगैरह ये सब काफ़ी चलते थे, और उसके पहले तक तो बहुत यही चलता था। इनफैक्ट उसके पहले करेंसी यानी गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स यही चलते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत आती थी और इसीलिए अपन बहुत अमीर होते जा रहे थे। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने पहले तो लूटने के हिसाब से आए थे, बट फिर उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे अपने को बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एक्सपोर्ट के बदले इनको बोला कि तुम हमको क्यों नहीं बेच देते, हमको बेच दो, तुम फालतू ये एक्सपोर्ट वगैरह करने के बदले हम खरीद लेंगे और इसके बाद हम इसको बेचेंगे बाहर। अब इससे दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया, इन लोग हमसे फिर सस्ते दाम पे खरीदने लग गए और आगे ज़्यादा रेट पे एक्सपोर्ट करने लग गए। धीरे धीरे हमको एहसास हुआ कि ये लोग गरीब होते गए, और इंडिया जो था धीरे धीरे उसके रिजर्व जो है ये कम होते गए, लोगों के पास पैसा कम होते गया, और धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करना चालू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, और उस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल बनाया था भारत में। अब ये जो कहानी थी ये सबको याद थी, इसीलिए हम अब आगे किसी को भी भारत आने नहीं देना चाहते थे। इन लोग आए, फिर यहाँ से पूरा पैसा लेके चले गए। पैसा तो छोड़ो, कोहिनूर हीरा ले गए, टीपू सुल्तान की तलवार ले गए, सब जितनी भी अपनी धरोहर थी, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती है, सब लेके चले गए। अब इसीलिए जब हम आज़ाद हुए उसके बाद कई साल तक तो हमने लोगों को आने ही नहीं दिया। बाद में भी जब लोग आते थे ना, उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट लगाई जाती थी डिविडेंड बैलेंसिंग की। डिविडेंड बैलेंसिंग में हम उनको बोलते थे कि भैया जो तुम्हारे भारत के पैसे हैं उसको तुम डिविडेंड के रूप में बांट के बाहर नहीं ले जा सकते। जैसे एक भारत के बाहर की कोई कंपनी है, ये भारत में आती है, एक कंपनी है समझो ए, ये आती है इंडिया में और इंडिया में ये बिजनेस करती है। अब इंडिया में जब ये बिजनेस करेगी तो इसके समझो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसके दो प्रकार के प्रॉफिट्स होंगे। एक प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट फ्रॉम इंडियंस होगा,
जैसे समझो एक मोबाइल की कंपनी है एप्पल, वो आ गई, उसने यहाँ पे मोबाइल बनाया। अब उसके मोबाइल यहाँ बन के यहाँ तो बिकेंगे ही, बट इसके अलावा यहाँ से ये बिकते हैं बाहर भी, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो इस कंपनी के जो इंडिया में ए कंपनी ने अपनी एक ब्रांच स्थापित की है, इसके दो प्रॉफिट रहेंगे। एक रहेगा भारत का प्रॉफिट और दूसरा रहेगा जो भारत के बाहर से इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो। अब हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट ये थी कि जो इंडिया से पैसा कमाया है आपने, वो आप पैसा भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। ये पैसे को आपको भारत में ही रखना है, क्योंकि हम क्या चाहते थे, अगर आप बाहर से आते भी हैं तो हमको उसका फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए यहाँ बिजनेस किया, पूरा पैसा लेके चले गए, 4-5 साल में बिजनेस बंद कर दिए, तो हमको उसका फायदा नहीं मिलता था। जो सरकार बोलती है कि बाहर की कंपनी अगर भारत में आएगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसको भी हम प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उससे फायदा होता है। एक तो जॉब क्रिएट होते हैं, जब बाहर की कंपनी आई उनकी टेक्नोलॉजी आती है, सो यहाँ पे पूरा वो सेटअप लेके आते हैं। अब अगर वो सेटअप लेके आएंगे, 5 साल प्रॉफिट कमाएंगे और भाग जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, जिनको जॉब मिला था वो भी जॉब चले जाएंगे वापस। इसीलिए रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि आप भारत का पैसा भारत के बाहर लेके नहीं जा सकते। लेकिन ये कब तक के लिए रखा था, सिर्फ 7 साल के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस थे, 7 ईयर्स तक के। ये वाला पैसा जो है, इससे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। ये डिविडेंड में आप सिर्फ बांट सकते हो ओनली आउटसाइड इंडिया का। ये वाला डिविडेंड आपको बांटना अलाउड था, बट जो भारत के लोगों से आपने पैसा कमाया उसका डिविडेंड आप भारत के बाहर नहीं बांट सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए थे। अब इसके लिए भी जो पैसा जाएगा, ये पैसा यहां तो कमाया है अपने पास, रुपीज में आया है, लेकिन ये रुपीज से कन्वर्ट होके जाता था जो भी डॉलर्स वगैरह उसमें, फॉरेन करेंसी में। अब इसके लिए भी आपको ये वाला रेमिटेंस अलाउड ही नहीं था। डिविडेंड बैलेंसिंग जो है इसमें ये अलाउड ही नहीं था कि आप 7 साल तक के भारत से जो पैसा कमाया वो वापस नहीं ले जा सकते। 7 साल बाद ये अलाउड था कि 7 साल बाद आप ये बिजनेस बंद करके पूरा पैसा विड्रॉ करके ले जा सकते हैं। अभी वैसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट उस टाइम पे लगाई गई थी डिविडेंड बैलेंसिंग की, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे नहीं थे। अभी तो रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, तो ये वैसे 1998 के बाद ही ये अबॉलिश हो गई थी। तो डिविडेंड बैलेंसिंग की अभी रिक्वायरमेंट नहीं लगती अपने यहाँ पे, बट ये पहले हुआ करती थी और ये कानून में उसी टाइम से ये लिखा गया है। सो जिसमें रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड करना है, आपको डिविडेंड भारत के बाहर ले जाना है बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग किसको लगती थी, फॉरेन कंपनीज को। फॉरेन कंपनी जो भारत में काम कर रही है उनको डिविडेंड बैलेंसिंग लगती थी। बैलेंसिंग का मतलब क्या था कि जितना पैसा आप भारत से कमा रहे हैं वो नहीं ले जा सकोगे, सिर्फ जो बाहर का पैसा है वही आप बाहर ले जा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो भारत के पैसे को आपको यहीं पे लगाना जरूरी था, री इन्वेस्ट करना जरूरी था। सो ये वाले चीज के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा नहीं। इनफैक्ट ये ट्रांजेक्शन ही परमिट नहीं किया गया था। डिविडेंड बैलेंसिंग में सीधा प्रोहिबिशन था कि 7 साल तक के आप ये पैसा भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो एट प्रेजेंट डिविडेंड बैलेंसिंग नहीं लगता है, बट फिर भी थेरोटिकली आपको ये ध्यान रखना है। आपको वैसे ये ट्रांजेक्शन ध्यान नहीं रहा तो चलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ये रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी जिसको ये अप्लाई होता है डिविडेंड बैलेंसिंग, सो उसको फॉरेक्स नहीं मिलेगा। ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो आपको सिंपली ये लाइन दी जाएगी। मैं आपको ये कहानी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्यों रोका गया इसको। तो इसको रोकने का मेन मकसद था कि अगर यहाँ पे ये आते हैं और पूरा पैसा लेके चले जाते हैं तो अल्टीमेटली अपने देश को उसका कोई फायदा ही नहीं मिलता था। बट अगर वो 7 साल अपने यहाँ रहते हैं तो 7 साल में काफी कुछ उन लोग डेवलप करके जाते हैं। तो इसीलिए 7 साल बाद अलाउ किया था। क्योंकि आप बोलोगे किसी को कि तुम यहाँ आओगे लेकिन यहाँ से पैसा लेके ही नहीं जा सकोगे, तो बाहर के लोग आएंगे ही नहीं भारत में। और इसीलिए आप उसको रिस्ट्रिक्शंस को एक लिमिटेड पीरियड तक ही लगा सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 7 साल तक के थे। 7 साल बाद उनको पूरा पैसा ले जाना अलाउड था, तो 7 साल तक हमने उनको रोका था। ठीक है, सो ये पुरानी कहानी है पूरी। तो उस टाइम पे 99 वगैरह में, 98 99 में ये चीज चलती थी, उसके बाद से बंद हो गई। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। ये नाम ध्यान रखना, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। इस पे भी आपको कमीशन अलाउड नहीं है। इसका भी लॉजिक सेम है। ये जो लॉजिक बताया मैंने, सिमिलर लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। अब रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या है पहले ये समझ लेते हैं।
अगेन इसका भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं है कोर्स में, बट ये समझे बिना आप ये ट्रांजेक्शन नहीं समझ पाओगे। क्या हुआ था, एक टाइम पे अपने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बहुत तकलीफ थी, और फॉरेन एक्सचेंज नहीं होने के कारण हम इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर फॉरेक्स नहीं है, बाहर वाले बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज पे करो तभी हम आपके यहाँ गुड्स भेजेंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे हमारा एक दोस्त है, वो बहुत हमारी हेल्प करता है, रशिया। तो रशिया बहुत अच्छा दोस्त है अपना, रशिया यानी पूरा देश, देश की बात हो रही है, आप रशियंस मत सोचो। सो सो रशिया है ना, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा दोस्त है अपना। और जब 1973 वगैरह में, 1974 जब इंदिरा गांधी का टाइम था, जब इमरजेंसी वगैरह हुई थी, तब बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम 2 हफ्ते का भी सामान इंपोर्ट कर पाए। सो इतना भी पैसा नहीं हुआ करता था, और इसीलिए फिर रशिया ने हमको हेल्प किया। रशिया ने बोला एक काम करो, आप रुपीज में हमको गुड्स भेज दो। तो रुपीज में आप रुपीज भेजो, हम आपको वहां से गुड्स भेज देते हैं। तो उन्होंने रुपीज से गुड्स लिया था, यानी रुपीज दिए थे हमने उनको, और उन्होंने अपने को गुड्स वगैरह भेजे थे। तो उन्होंने काफी हेल्प किए थे। बट इससे क्या हुआ, रुपी के वैल्यूएशन बहुत खराब थे, और उसके बाद वहां पे उनके पास रुपी का रिजर्व होते गया। रुपी ऐसी करेंसी नहीं है कि वो रशिया वाले कहीं और बेच देंगे और वो लोग खरीद लेंगे। डॉलर से वो तो कोई भी फ्रीली खरीद लेता है, लेकिन रुपी इतने इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता। रुपी की जरूरत सिर्फ इंडिया में रहेगी, वो वापस इंडिया में लाएंगे तो हो सकता है वो रुपी अपने को वापस दें। अब उस टाइम पे इन्होंने रुपीज का बहुत रिजर्व बना लिया रशियाज ने, तो रशिया के पास खूब रिजर्व हो गया। बट उसको फिर बाद में उसकी जरूरत नहीं थी, तो उसने फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपीज को सस्ते में बेचने लग गया। समझो 40 रुपए का $1 था, तो वो और सस्ते में बेच देता था। दैट मीन्स वो $1 लेने को आप कम भी पैसे दोगे, अगर रुपीज दोगे तो भी चल जाएगा। दैट मीन्स वो भारत से भी सस्ते रेट में रुपीज को बेचने लग गया। इसके बाद हमने रशिया से रिक्वेस्ट किए कि भैया तुम एक काम करो, ये रुपीज को बाहर वालों को मत बेचो, हमको ही दो। हम जो भी यहाँ से अब एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे अपने यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट भी होता है, वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रशिया को अपन ही देते हैं। सो उनके यहाँ ज्यादा नहीं होता, पूरा आधा रशिया तो इसमें ही डूबा रहता है, बर्फ में, और इसीलिए वहाँ एग्रीकल्चर उतना इजीली नहीं हो पाता। तो अपन यहाँ से बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देते हैं, बाकी थाईलैंड वगैरह वहाँ से राइस वगैरह जाता है। सो ये सब उन लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो उनसे हमारा उस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें हमने एक नई स्कीम बनाए, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। रुपी स्टेट का मतलब ही था कि जब अब आप हमको गुड्स भेजोगे, तो उसमें हम आपको अब डॉलर्स में रिपेमेंट नहीं करेंगे। जो हमारे पास, रशिया के पास जो रिजर्व्स रखे हुए रुपीज, वो रुपीज वहां से भेज दिया करेंगे। तो वो रुपीज भेजते थे और अपन उनको गुड्स भेजते थे। ये भी एक टाइम तक चला। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि रुपीज भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। तो सरकार ने एक नई स्कीम लेके आई। जैसे एक व्यक्ति है, समझो ये रशिया में एक्सपोर्ट करता है, तो ये यूएसएसआर में एक्सपोर्ट करता है। इन्होंने बोला कि हम यहां पे अब पैसा देंगे ही नहीं, हम रुपीज नहीं पे करेंगे। सो सरकार ने बोला ठीक है, तुम रुपीज मत पे करो, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत सारा पड़ा है। तो हमको यहाँ पे, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे जब हमको पैसा ही नहीं मिलेगा? तो यहाँ सरकार ने एक स्कीम लेके आए कि एक काम करो, यहाँ पे जो भी तुम एक्सपोर्ट करोगे उसका पैसा आपको देगी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा देगी। और यूएसएसआर से कोई पैसा नहीं आता था। यूएसएसआर क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रेडिट मार देता है कि तुम्हारे पास जो गुड्स, तुमने जो गुड्स भेजे उसके बदले हमारे पास जो रुपीज हैं उसमें से हम क्रेडिट इशू कर देंगे। जैसे क्रेडिट नोट होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उस प्रकार से ये सिर्फ क्रेडिट नोट इशू कर देता है, और पैसा पे नहीं किया जाता, क्योंकि हमको ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इनको पे करना है। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द रुपीज टू इंडिया, वो सीधा क्रेडिट मार देते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा है, इसमें से हम इतना पैसा माइनस कर दे रहे हैं। क्रेडिट नोट पता है आपको? तो क्रेडिट नोट में क्या होता है, हमको पैसा नहीं मिलता, सिर्फ एक नोट इशू कर देते हैं, कि जैसे डिस्काउंट वगैरह होता है तो वो क्रेडिट नोट के थ्रू होता है। वैसे यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू हो जाता है कि तुमने हमको गुड्स भेजा, हमने उसके अगेंस्ट इतना पैसा एडजस्ट कर लिया, और आपको एक नोट आ जाएगा। वो नोट के बेसिस पे फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके आ सकते हो। अब देखो ये वाले ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अगेन ये भी एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है, तो एक ब्रोकर होगा, जनरली होते ही हैं। विदाउट ब्रोकर हम एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत रिस्की होते हैं ट्रांजेक्शन। सोचो मैंने अगर पूरा एक कंटेनर भेज दिया बाहर, भारत के बाहर, और वहां से आगे वाले ने पैसा नहीं दिया, तो फिर मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। वहां से वो कंटेनर वापस मंगाऊंगा तो भी उसमें लेना, लाने ले जाने का खर्चा,
फिर वो कई बार पेरिशेबल गुड्स होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो बहुत लॉस हो जाता है, इसीलिए ब्रोकर के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये ब्रोकर को हमको देना पड़ता है इसके बदले में कमीशन। अब ये वाला भी ट्रांजेक्शन देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसी नेचर का है, जहां पे हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रहा, हमको सिर्फ एक क्रेडिट नोट इशू हो रहा है। यहाँ कोई फॉरेन एक्सचेंज हमको अर्न नहीं करके मिल रहा, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे फ्रॉम द फॉरेनर्स। अगर इसमें हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो ये वाला जो कमीशन है ये भी हम पे नहीं कर सकते इन फॉरेन करेंसी, कैन नॉट बी पेड इन फॉरेन करेंसी। तो ये रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट बेसिकली हमको रशिया के साथ ही होता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे बहुत सारे रिजर्व्स है, और जब हम उनको गुड्स देते हैं तो वो फिर उस रिजर्व्स में से एडजस्ट कर लेते हैं, जो उनके पास पैसा जमा है हमारा उसमें से एडजस्ट करते हैं और सिंपली क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। लेकिन हमको यहाँ की सरकार उसका पैसा दे देती है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें सरकार को कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं होता, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं आया। इनफैक्ट रुपीज भी आना बंद हो गए, पहले एक टाइम तक रुपीज भेजते थे वो, फिर उन्होंने बोला रुपीज तो हमको ही तुमसे लेना है, तो उससे अच्छा एक काम करेंगे, हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे, और ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके अपना रुपीज खत्म होता है। ठीक है, तो इनके पास रिजर्व्स अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो ये वैसे कहानी 1970s में, मिड 1970s में चालू हुई थी ये, यूएसएसआर से अपना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्रेडिट रूट, तो ये उस टाइम चला था, इसीलिए उसका नाम है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। तो इसमें क्रेडिट दिया जाता है सिंपली, और रुपीज धीरे धीरे कम होते हैं, जितना रिजर्व्स इनके पास है धीरे धीरे वो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला ट्रांजेक्शन जो है ब्रोकरेज वाला, ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। क्यों? रीजन सेम है जैसे यहाँ पे था, आपको बदले में भारत को कोई फॉरेन करेंसी नहीं मिली, कोई फॉरेन रिजर्व्स बढ़े नहीं, तो आपको वो पेमेंट करने के लिए भी फिर फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। सेम रीजन यहाँ भी है, यहाँ कोई फॉरेन करेंसी भारत में नहीं आई, और इसीलिए इसका जो कमीशन का पेमेंट है ये करने को आपको फॉरेन करेंसी नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये भी आप दूसरी कोई करेंसी में पे करो वो चलेगा, बट यू कैन नॉट पे इन फॉरेन करेंसी, दैट मीन्स इंडियन करेंसी में पे करो या अगेन गुड्स वगैरह के रूप से पे कर सकते हो इसमें। लेकिन फिर यूएसएसआर से हमने एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर टी और टोबैको है तो इसमें क्रेडिट रूट के थ्रू हम पैसा नहीं भेजेंगे। इसमें फिर अपन ने बोला कि नहीं, इसके बदले एटलीस्ट आप हमको सीधा सीधा पूरा पैसा भेजो इन फॉरेन करेंसी, तो इसके बदले आपको पैसा मिलता है और इसीलिए ये अलाउड है। तो ये वाला छोड़ के, तो एक्सेप्ट ये वाला कमीशन छोड़ के, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, सो दिस इज अलाउड। लेकिन बाकी चीजों के लिए आपको कमीशन पे करना अलाउड नहीं रहेगा। सो पेमेंट ऑफ कमीशन, यहां पे भी क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ कमीशन वाला ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, तो जिसमें आप कमीशन पे कर रहे हैं टू द ब्रोकर, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर वो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है टी और टोबैको और आप 10% तक कमीशन दे रहे हैं, तो इसके लिए फॉरेन करेंसी परमिटेड है, क्योंकि अपना टी और टोबैको ये एक्सपोर्ट हमारा काफी होता है, तो उसके लिए हमने यूएसएसआर से एग्रीमेंट किया है कि उसके बदले फिर वो पैसा भेजते हैं। ठीक है, सो वो अलाउड है। बाकी चीजों के लिए आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज के लिए मिल जाएगा। टी टोबैको के एक्सपोर्ट के लिए 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक के कमीशन आप पे कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी में। तो रीजंस ध्यान रखो, आपको इजीली याद रहेगा। सो पहले 3 तो बहुत ही सिंपल है। चौथा, पेमेंट ऑफ कमीशन। कौन सा कमीशन? जिसमें हमको पैसा नहीं आया, हमको आया इक्विटी। सो ऐसे केसेस में हम कमीशन नहीं पे कर सकते इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि पैसा अर्न नहीं किया, फॉरेन करेंसी अर्न नहीं किया, तो फॉरेन करेंसी पेमेंट नहीं अलाउड रहेगा। वैसा ही डिविडेंड बैलेंसिंग, इसमें हमको क्योंकि भारत के बाहर ये पैसा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए ये वाला पेमेंट करने को आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगला पॉइंट, 6th पॉइंट, जिसमें अगेन कमीशन ब्रोकर को पे करना है, जिसमें आपने रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से कोई चीज एक्सपोर्ट की है, जिसमें आपको पैसा नहीं आता, सिर्फ एक क्रेडिट नोट इशू होता है, उस क्रेडिट नोट के आधार पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पैसा पे कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, सरकार से मिलता है, सो ये लोग अपने को रुपीज पे करते हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई फॉरेन करेंसी अर्न नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पैसा इनके पास जमा है। सो वो वाले पैसे से धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, पैसा जमा है मीन्स पे करना है हमको। ठीक है, तो वो उसमें से एडजस्ट करते जाते हैं, तो ऐसा है। फिर
पेमेंट ऑफ कॉल बैक सर्विसेज, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। अब कॉल बैक सर्विस क्या होती है? कॉल बैक सर्विस में हर देश के कॉल रेट्स अलग होते हैं, आपको पता होगा। जैसे आप यहां बैठे हैं इंडिया में, आपकी फ्रेंड है, वो चली गई पढ़ाई करने यूके, यूके में आपकी एक फ्रेंड है। अब अभी तो आजकल इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि इंटरनेट है, व्हाट्सएप कॉल है, बट उस जमाने में जब फोन वगैरह नॉर्मल कॉल्स होते थे, बाकी चीजें इतनी नहीं हुआ करती थी, तो एक जमाना था जब कॉल रेट्स बहुत महंगे हुआ करते थे। सो अगर आप सिंपली मोबाइल यूज कर रहे हैं 90s में भी, सो 96 97 में कॉल रेट्स 18 रुपए 20 रुपए ऐसे होते थे, और इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, उसके बाद फिर एयरटेल ने एक फ्रेंड्स कार्ड लेके आया हमारे ज़माने में। तो फ्रेंड्स कार्ड की काफ़ी डिमांड होती थी जब हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम पे, क्योंकि अगर फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स कोई कॉल करता था तो उसका सिर्फ 10 पैसे में बात हो जाती थी। फिर उसमें वो भी कुछ टाइम बाद बंद कर दिया। फिर उसमें ऐसी स्कीम निकली कि रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक के आपको हैप्पी आवर्स रहेंगे, उसमें फिर 10 पैसे में कॉलिंग हो जाएगी। फिर ये जो चिंटे चिंटी है लोग रुके रहते थे कि अपन बात करेंगे, 10 बजने दो, 10 के बाद बात करेंगे, तो वो बाबू बेबी जो होते हैं निब्बा निब्बीज, तो इन लोग बहुत बात करते थे उस टाइम। मैं निब्बा निब्बीज में नहीं था, लेकिन लेकिन लोग थे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 2 कार्ड आया, उसमें 20 पैसे कॉलिंग थी। फिर जब जियो आया उसके बाद बहुत फ्री हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी इंटरनेशनल कॉल्स अगर आप करोगे, अगर इसके थ्रू नहीं करते हो, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू ऑनलाइन नहीं करते हो, तो अभी भी कॉल रेट्स महंगे ही है। लेकिन इंडिया से यूके में कॉल करने का मान लो अगर आपको लगता है यहाँ पे समझो 60 रुपीज पर मिनट, मुझे एक्चुअल रेट नहीं पता, मेरी कोई फ्रेंड नहीं गई वहाँ पे, सो मुझे नहीं पता, बट मान लो लगता है ज़्यादा ही होगा, इतना नहीं होगा, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि करेंसी की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर समझो 1 पाउंड भी ले रहे तो 100 रुपये हो जाते हैं। सो पाउंड, वहाँ पाउंड चलेगा ना, पाउंड स्टर्लिंग वहाँ पाउंड चलता है। सो पाउंड और महंगी करेंसी है डॉलर से भी, पता होगा आपको, यूरो है, फिर वो दिनार वगैरह है, बहुत सारी करेंसीज है, ठीक है। सो यहाँ पे समझो 60 रुपीज लगते हैं। लेकिन यहाँ से आप अगर यूएस से कॉल करते हैं, यूएस में कोई व्यक्ति है उससे अगर कॉल करवाते हैं, तो मान लो यहाँ पे सिर्फ उसको 15 रुपीज लगते हैं। तो हम क्या करते थे, हम कॉल बैक सर्विस यूज करते थे। हम क्या करेंगे, हम यूएस में पहले मिस कॉल करेंगे, फिर यूएस वाला हमको कॉल बैक करेगा। ये कॉल बैक करता है, मान लो इसको दोनों जगह 15 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए ऐसा लग रहा है। तो इसमें क्या करता था, ये कॉन्फ्रेंस में दोनों को डाल देता था, और ये दोनों अपनी बातें करते रहते थे, और ये सुनते सुनते नहीं रहता था तो सुनते क्यों रहेगा। तो इसमें फिर भी आप देखो, यहाँ पे आपको 25 रुपए पर मिनट में काम हो गया, जहां पे अगर आप डायरेक्ट कॉल करते तो 60 रुपए पर मिनट लगा होता। सो ये कॉल बैक सर्विसेज एक टाइम पे काफी चलती थी, बट इससे नुकसान होता था अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री का, और उस टाइम बीएसएनएल था, तो भारत संचार निगम लिमिटेड, तो हम इसको डिस्करेज करना चाहते थे। सो बीएसएनएल के 2 फुल फॉर्म है, एक है भीतर से नहीं लगता, अब घर के अंदर लगाओगे तो नहीं लगेगा, बाहर जाके मैं बात करता हूँ तो फिर लगेगा वो, तो ऐसा होता है। तो खैर, तो यहाँ पे कॉल बैक सर्विस के बदले अब इसको तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ से कॉल किया तो इसको 15 रुपए 10 रुपए ये यहाँ पे लगे। सो ये कुछ 2-5 रुपए अपना कमीशन जोड़ के इसको हम पेमेंट करते थे। यहाँ पे इसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगा। सो ये जो कॉल बैक सर्विसेज है, ये सर्विसेज के लिए आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट अलाउड नहीं था, ठीक है। सो इसको भी डिस्करेज करना था इसीलिए। तो ये कॉल बैक सर्विसेज एक टाइम पे काफी चलती थी, आजकल खैर उतनी नहीं चलती, बट पहले का एक जमाना था जब कॉल रेट्स काफी महंगे हुआ करते थे। अब तो आप स्काइप पे, व्हाट्सएप कॉल पे ऐसे ही बात कर सकते हैं, अगर इंटरनेट अच्छा है तो आपको फिर पैसे लगते ही नहीं, फ्री में ही बात हो जाती है। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये सब कानून जो है ना, हमको उस जमाने में जाके पढ़ना पड़ता है जब ये बनाए गए थे। सोच के देखो, अगर आपको ये चीजें नहीं पता रहे तो आप ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे, सिर्फ रटते बैठोगे तो भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको समझ के याद रखोगे ना, तो आपको ये ट्रांजेक्शन्स इजीली याद रहेंगे कि क्यों उसको प्रोहिबिट किया है। तो उसका रीजन है, जैसे यहाँ पैसा नहीं आता, फॉरेन करेंसी नहीं आती इसीलिए प्रोहिबिटेड है, यहाँ भी फॉरेन करेंसी नहीं आती, इक्विटी आती है इसीलिए प्रोहिबिटेड है। सो रीजंस ध्यान रखोगे तो आपको तकलीफ नहीं जाएगी। तो इसीलिए रीजंस ध्यान रखो, भले एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये पॉइंट्स ही याद रखना है, लेकिन वो पॉइंट्स याद रखने के लिए अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली याद रहेंगे।
ठीक है। सो ये पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। फिर ये एक सिंपल है, इसको अभी सिर्फ रीड कर लो। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। नॉन रेसिडेंट को भारत में रुपीज में एक अकाउंट रखना अलाउड होता है उसमें, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट को भारत के बाहर ले जाने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिलती, वो इंटरेस्ट भारत में रहना चाहिए और वो पैसा भारत में यूज किया जाएगा फिर। ठीक है। सो ये सिंपल सा एक पॉइंट है, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भारत का व्यक्ति को अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना है तो खोल सकता है। जैसे मैं हूं, मेरी बहुत इनकम होती है फॉरेन करेंसी में, तो मैं एक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता हूं। ये उसका अपोजिट अकाउंट होता है, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। यानी नॉन रेसिडेंट का भारत में बहुत इनकम होती है तो वो भारत में आके रुपी अकाउंट खोल सकता है, रुपीज में नॉर्मल अकाउंट। तो ये अकाउंट में जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो इंटरेस्ट इनकम को रेमिट नहीं कर सकता फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो भारत के बाहर उसको नहीं ले जाया जा सकता। सो ऐसा है। तो ये गिनती के ट्रांजेक्शन है 8 ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। ये ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मैंने यहीं पे सब किचड़ माचड़ कर दिया, आपने अलग से लिखे होंगे तो अच्छा है, नहीं लिखे होंगे तो घर में जाके आप अलग से डायग्राम बना लेना तो बेटर रहेगा। आपने भी मेरे तरह ही किचड़ माचड़ किया होगा, वो कैसा होता है, मैं जैसा बनाऊंगा आप भी वैसे ही बनाते हैं, होता है। ठीक है, फिर भी समझेगा तो फिर भी बना लिया करो, लेकिन बिना बनाए जाओगे तो फिर आगे चल के तकलीफ हो सकती है। ठीक है। सो देखो, इसीलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया था, आज पूरी क्लास अपने को सिर्फ ये 8 पॉइंट पढ़ने को ही लग गई। मैंने कल बोला ही था कि अपन इसको बहुत डीप में देखेंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिटेड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं। फिर आगे हम देखेंगे ऐसे ट्रांजेक्शन्स फॉर विच द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सो वो समझेंगे। ठीक है। सो अभी कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, थैंक यू।